समाज की चिंता नहीं है, उनको संविधान की चिंता नहीं है, उनको उन महापुरुषों के जो उनके ऊपर कर्ज है उनका बिल्कुल भी कोई एहसान उसको बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि उन्होंने अपने लिए क्या किया था। बाबा साहब जब 1916 के अंदर सार्वजनिक जीवन में आए तब उन्होंने अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर ऐसे उनको जगाने का काम एक नॉर्मल मीटिंग लेकर कर रहे थे। तो मीटिंग लेकर कर रहे थे तो उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया, बताना शुरू किया कि इस प्रकार से आप जो ज़िंदगी जी रहे हो वो सही नहीं है। आप अपना मान सम्मान स्वाभिमान, एक इंसान और जानवर में फ़र्क होता है, क्योंकि जानवर के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होता है, और जो इंसान भी जिसके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होता है वो एक जानवर के बराबर ज़िंदगी होती है। जो संविधान से पहले मनुस्मृति का जो कानून था उसके तहत अपने लोगों को शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। अब जिस व्यक्ति के पास में शिक्षा नहीं है, संपत्ति नहीं है, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं मानता कि वो इंसान है। उसकी ज़िंदगी जानवर से बदतर ज़िंदगी है। जिन लोगों की जानवर से बदतर ज़िंदगी थी उनको उस महान पुरुष ने मान सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी दी, और उसके मान सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी देने के बाद उन लोगों ने उसके कर्ज को नहीं समझा और अपने पेट पालने तक सीमित रह गए। जब वो लोगों को समझा रहे थे तो लोगों ने उनका भी विरोध किया कि 2 किताबें पढ़कर आ गया, और हमें जो समझदार बूढ़े लोग, जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने उसको कहा 2 किताबें पढ़कर आने के बाद में हमें ज्ञान दे रहे हो कि किस प्रकार से हमें जीना रहना चाहिए, गांव में किस प्रकार से रहना चाहिए। विरोध बाबा साहब का भी हुआ था, क्योंकि परिवर्तन जो करता है, परिवर्तन करने वाला का हमेशा विरोध होता है। जो काम ही नहीं करता या जो परिवर्तन की मिशन लेके ही नहीं चलता उसका विरोध कैसे होगा। तो फिर बाबा साहब ने 1916 के अंदर जब इस मिशन को चालू किया था और अपने लोगों को जो आंदोलन के लिए 10 साल 11 साल का इंतजार किया था, 1927 के अंदर 14 तालाब का जो आंदोलन किया था, या उस महान पुरुष ने भी अपने लोगों को सड़क पर उतारने के लिए या आर पार आमने सामने की लड़ाई के लिए 10-11 साल लगाए थे। उस महान पुरुष ने 10-11 साल क्यों लगाए? क्योंकि उन्होंने लोगों को पहले जागृत करना चाहते थे, और जागृत करने के बाद में लोगों को जोड़ना चाहते थे, जोड़कर एक ताकत का निर्माण करना चाहते थे, ताकत निर्माण कर फिर लड़ाई करना चाहते थे। क्योंकि जब तक ताकत का निर्माण नहीं होता है, बिना ताकत के न्याय नहीं मिलने वाला है। आज भी वही है कि आज हमारे लोगों के पास में संगठन खूब बने हुए हैं, लेकिन एक बैनर के तले एक होकर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इसी के कारण से है कि हमारे हक अधिकार खत्म हो रहे हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब लोकतंत्र जो है 1950 में बाबा साहब ने जो लोकतंत्र स्थापित किया था, लोकतंत्र का प्राण तत्व होता है भागीदारी। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हर समुदाय, हर वर्ग की पर्याप्त मात्रा में भागीदारी होनी चाहिए। अब लोकतंत्र अपन स्थापित करना चाहते हैं। बाबा साहब ने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ही ये रिजर्वेशन का जो प्रतिनिधित्व का अपने आरक्षण जिसको बोलते हैं वो इसमें डाला था। क्योंकि जैसे दो भाई होते हैं, एक विकलांग है और एक सही है, उनको कहें बराबर दौड़ने के लिए कहें तो बराबर थोड़ी दौड़ सकते हैं। विकलांग है उसको वैसा की देनी पड़ती है। तो हजारों सालों तक 1950 से पहले अपने लोगों को शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। तो ये एक तरह से उनको सपोर्ट के लिए, क्योंकि हजारों सालों से उनके पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इस कारण से उनको एक वैसाखी के रूप में जो रिजर्वेशन का प्रावधान दिया था। लेकिन अपने लोगों ने रिजर्वेशन का जो बाबा साहब का उद्देश्य देने का था वो था कि ये लोग शिक्षा का अधिकार उन्होंने दिया था, ये शिक्षित होंगे। क्योंकि जो भी शोषित और पीड़ित वर्ग होता है उसके अंदर उसको शासक बनाना अगर होता है तो उसकी पूर्व शर्त होती है कि उसके अंदर शिक्षित वर्ग का निर्माण किया जाए। इस दुनिया में कहीं भी शोषित और पीड़ित वर्ग को अगर शासक बनाना है तो उसकी पूर्व शर्त है उसमें शिक्षित वर्ग का निर्माण करना। यही ज्योतिबा फुले साहब ने 1848 से ये जो स्कूल खोलने का जो प्रोग्राम चालू किया था, उसी की कड़ी को आगे बाबा साहब ने अपने कानूनी शिक्षा का अधिकार दिया था। शिक्षा का अधिकार अपने बाबा साहब ने दिया था, और एजुकेशन दिया था, रिजर्वेशन इन सर्विसेज दिया था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अब शिक्षा का अधिकार दिया कि ये जो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो दिमाग के अंदर तर्क और वितरक करने की ताकत आएगी, सही क्या है और गलत क्या है ये कुछ एनालिसिस कर पाएंगे। क्योंकि अपने लोगों को पहले जो बता दिया, जो कह दिया उसी को मान लिया, तर्क करना मना था। तो बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार इसलिए दिया कि वो तर्क करें, वितरक करें, कि कोई जो बता रहा है बताने मात्र से न माने, उसका एनालिसिस करे कि वो बता रहा है वो सही है या गलत है। इस कारण शिक्षा का अधिकार दिया। फिर जो सर्विसेज का दिया कि ये लोग आर्थिक रूप से संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था अपने लोगों के पास में। तो ये जो लोग पढ़ लिख कर नौकरी लगेंगे, नौकरी लगने के बाद में आर्थिक रूप से आजाद होंगे, और जो लोग इनको गुलाम बनाए रखते हुए थे उन लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इनके पास में पैसा आएगा, अपना निर्णय खुद ले पाएंगे। और फिर जिसके पास में शिक्षा होगी, जिसके पास में संपत्ति होगी, फिर वो समाज का नेतृत्व करेगा, समाज का लीडरशिप नेतृत्व करेगा। बाबा साहब का मेन सपना जो उद्देश्य था, न तो शिक्षा न नौकरी, उसका सपना था लीडरशिप तैयार करना, नेतृत्व तैयार करना।
क्योंकि अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उसके पास संपत्ति नहीं है, फिर वो नेतृत्व करेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि दुश्मन जो सत्ता पे बैठे हुए हैं वो उनके बराबर क्या कानून बना रहे हैं, उनके षड्यंत्र को समझने के लिए एजुकेशन का होना जरूरी है। ये दोनों अधिकार इसलिए दिए थे कि समाज का नेतृत्व करे। आज वर्तमान के अंदर ये दोनों चीजें लेकर मेरे को नहीं लगता है कि लोग पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बन गए थे, इंजीनियर बन गए थे, कलेक्टर बन गए, वो उस अधिकार दिए थे उन अधिकारों को ओनली पेट पालने का साधन तक बना लिया। वो ज्यादातर क्या अपने खुद परिवार तक सीमित हो गए और समाज की तरफ उन्होंने देखा नहीं। तो इस कारण से वो सारे हक अधिकार खत्म हो। ये जो राइट बाबा साहब ने अपने को दिए उन अधिकारों को, क्योंकि क्रांति और प्रतिक्रांति जो पहले अपने लोगों को, अपने पूर्वजों को गुलाम बना के रखे हुए थे, पानी पीने तक का अधिकार उनको नहीं था, वो भी बराबर कार्य कर रहे थे। ये नहीं है कि बाबा साहब ने अपने को अधिकार दे दिया तो वो शांत बैठे थे, वो शांत नहीं बैठे थे। वो उसी दिन से इस प्रोसेस में लग गए थे कि वापस इनको कैसे गुलाम बनाया जाए। जैसे 1950 के अंदर शिक्षा का जो अधिकार दिया बाबा साहब ने, शिक्षा का अधिकार तो दे दिया। अब शिक्षा का अधिकार दे दिया, वो तो वो रोक नहीं सकते, आप स्कूल में जाओ पढ़ो, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या सोचना है, क्या विचार करना है, ये जो एकेडमिक सिलेबस को डिसाइड करने का जो अधिकार था उन्होंने अपने पास में रख लिया। अब बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार दे दिया, लेकिन पढ़ना क्या है वो किसके पास चला गया? जो पहले मनुस्मृति के तहत अपने लोगों को पढ़ने देना नहीं चाहते थे, उन लोगों के पास में ही वो अधिकार रहा। आज पढ़ लिख कर बड़े से बड़ा जो कलेक्टर बन जाता है वो भी तर्क और वितर्क न करके वो ही जो कर्मकांड है उनमें उलझा रहता है। वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता है, कलेक्टर बन गया फिर भी वो क्या करता है, अनपढ़ जो कोई भी अपने गृह प्रवेश या कोई भी काम करवाते हैं वो अनपढ़ व्यक्ति को ही बुलाता है, उसके आगे धो खाता है, फिर क्या करता है, दो चीजें हो गई, वो तो कलेक्टर बना हुआ अनपढ़ या 5वीं पास। आदमी जानकारी या ज्ञान से श्रेष्ठ होना चाहिए कि जन्म से श्रेष्ठ होना चाहिए? उनको ये इस चीज का एहसास भी नहीं है कि मैं इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और ये पहली पास 5वीं पास है। उन महापुरुषों ने उनको क्यों अधिकार दिए थे, वो श्रेष्ठ उसी को मानता है। और इस देश में यही है श्रेष्ठता, वो लोग अपने आप को श्रेष्ठ आज भी बनाए हुए हैं। आज भी अपने आप को हर काम के अंदर, चाहे वो अपने लोगों को कर्मकांड के माध्यम से, अपने लोगों को आस्था के माध्यम से, वो तरीका दूसरा अपनाते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं और अपने लोगों को वो ही श्रेष्ठता और निष्ठा, अपने लोगों को वो ही खुद कितना भी पढ़ लिख लो लेकिन जाएगा उन्हीं के पास में। अपन पढ़ लिखने के बाद में अपने घर में लड़का होता है, उसका नाम निकालने की अपने पास में सामर्थ्य नहीं है तो वो पढ़ाई लिखाई किस काम की है? अपने को मकान बना रहे हैं, पैसा अपना लगा रहे हैं, तो सब कुछ उसमें लगा रहे हैं, फिर कब चालू करना है, कब उसमें एंट्री करनी है, वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो एजुकेशन क्या है? तो ये शिक्षा का अधिकार उस महापुरुष ने दिया था, दुश्मन बराबर काम कर रहा था, उसने शिक्षा को अधिकार को कि क्या पढ़ना क्या लिखना ये अपने पास में रखा और ये सिलेबस में इस प्रकार का सिलेबस डाल दिया कि पढ़ लिख कर कितना ही बड़ा अधिकारी बन जाओ लेकिन गुलाम उन्हीं का बनेगा। दूसरा बाबा साहब ने अपने को सबसे बड़ा अधिकार दिया था वोट का अधिकार, क्योंकि वोट का अधिकार शासक बनने के लिए था कि बाबा साहब को पता था ये बहुसंख्यक समाज है और लोकतंत्र में स्थापित कर रहा हूँ, एक आदमी वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी का एक वोट होगा और उसकी एक वैल्यू होगी, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे गरीब कोई भी कैंडिडेट हो, एक आदमी का एक वोट होगा। तो ये लोग संख्या में ज़्यादा हैं और संख्या में ज़्यादा है तो ये शासक बन जाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, बाबा साहब ने वोट का अधिकार राजा बनाने के लिए नहीं दिए थे, राजा बनने के लिए दिए थे, लेकिन वो ही आज शासक बना हुआ है। क्यों? उन्होंने बराबर इसके काउंटर प्लान किया, क्योंकि 50 में जब संविधान लागू है तब तक 70-80 तक अपने लोग समझने लगे इस अधिकारों को, तो उन लोगों ने संविधान और इसके मिशन की जानकारी लोगों तक पहुंचने नहीं दी। अब जो ही 70-80 के दशक में लोगों तक जानकारी पहुंची, कांशीराम जी साहब ने एक नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कांशीराम जी साहब ने एक नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो ये बात अगर जन जन तक पहुंच जाएगी, उन लोगों ने सोचा कि वोट तो इनका ज्यादा है। अगर ये बात नॉर्मल अनपढ़ आदमी को समझ में आ जाएगी, वोट हमारा तो राजा उसका कैसे चलेगा, तो अगर ये जन जन तक पहुंच जाएगी तो ये लोग शासक बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने काउंटर प्लान उस समय भी किया और ईवीएम मशीन लेके आ गए। जब काउंटर प्लान के तहत वो ईवीएम मशीन लेके आ गए, बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार राजा बनने का दिया था कि ये शासक बनेंगे, और वो काउंटर प्लान के तहत ईवीएम मशीन लेके आ गए। आज ईवीएम मशीन के माध्यम से किसको वोट दे रहे हैं, किसको जा रहा है, कोई पता नहीं है। 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क डिसीजन है ईवीएम के विरोध में। 2013 से लेकर आज तक किसी भी न्यूज़पेपर